ठीक है। क्या वैद्युत धारा, चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा, इसका मतलब कि विद्युत धारा कहाँ से उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत धारा का संबंध आवेश से और समय से। तो क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई चालक है उसमें पर सेकेंड या एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही हमारा वैद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो इस तरीके लिख सकते हैं, किसी चालक के किसी बिंदु से, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्या किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। अब वैद्युत धारा आवेश से उत्पन्न होता है, आवेश किससे आता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से। तो चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, क्या होता है उसमें आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, वैद्युत धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस चालक में क्यू कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, टी सेकंड में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आई एवरेज निकालते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं कहीं अगर डबल टाइम दे दिया गया तो वहाँ डेल्टा टी यूज करते हैं ना, डेल्टा टी यूज करते हैं, तो वहाँ उसी के लिए हम यहाँ पर आई एवरेज वैद्युत धारा का औसत मान, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब इसका हम मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक क्या होगा, क्यू क्या है आवेश है, टी क्या है समय, तो यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा, इधर लिखे हैं मात्रक क्या निकलेगा इसका, क्यू से, क्यू का हो जाएगा कूलम्ब, वैद्युत आवेश हम पढ़ा चुके हैं क्या होता है वैद्युत आवेश, ठीक है। और टी का हो जाएगा सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड, ये तो इसका एक मात्रक हो जाएगा, या वैद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आई एवरेज निकाले हैं, ठीक है। आई एवरेज कितना, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड या एम्पियर, ठीक है। अब इसके आगे आता है कि इसका अगर इस आधार पर हम इसका डिफिनीशन देना चाहें कैसे देंगे, ठीक है। इतना पहले नोट करो, ठीक है। इसका डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर क्या हो जाए, जो है यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो है आवेश का प्रवाह डेल क्यू बराबर 1 कूलम्ब ले लें, चल लें 1 कूलम्ब, और डेल टी बराबर 1 सेकंड ले लें ना, 1 सेकंड। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, वो 1 एम्पियर की होगी, ठीक है। तो यदि किसी, इस तरह के डिफिनेशन लिखना, तो यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब का आवेश, 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान या वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होता है,
क्या है कि यदि किसी चालक में 1 कूलम्ब का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये धारा का डिफिनीशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित करेंगे और 1 सेकंड, तो हमारा जो वैद्युत धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। ये भी नोट करो, या 1 कूलम्ब 1 सेकंड, ठीक है। तो वैद्युत धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अब वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। वैद्युत धारा की दिशा, ठीक है। वैद्युत धारा की दिशा, मान लेते हैं कोई चालक ले लेते हैं, ठीक है, कोई चालक है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो है इसमें 1 सेकंड में आवेश, मतलब एकांक समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे क्या होंगे, ये इसको क्या कर रहे हैं, प्लस ये माइनस। अब वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो बैटरी के टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। वैद्युत धारा दिशा क्या होगी, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होगी। तो ये इसका डायरेक्शन है। तो अब क्या है, जो है वैद्युत धारा दिशा में क्या कहा, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक की ओर होगी। तो ये तो हो गया वैद्युत धारा की दिशा, किसकी हो गई, वैद्युत धारा की दिशा। लेकिन इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी जो दिशा होगी वो होगी इधर। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए मतलब कि ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो हमने क्या बताया था कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव तो उनके अंदर क्या होता है, आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि जो वैद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत होता है। यहीं से क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि ये वाला क्या है, हमारा पॉजिटिव निगेटिव है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अपनी ओर। और धारा हम पहले बता चुके हैं, धारा की जो दिशा है वो बैटरी के टर्मिनल टर्मिनल धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो यहाँ पर इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आती है, जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो वैद्युत धारा के विपरीत होगी। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो है वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक ऐसे इसको पॉइंट करके लिखना है, ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, की ओर होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसकी विपरीत दिशा में, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और हम पहले ही बता चुके हैं जो वैद्युत धारा है वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे विपरीत हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत होगी, ठीक है।
ठीक, अब देखो वैद्युत धारा मतलब कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम अब सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों है, दोनों है। ठीक है, तब भी ये अदिश राशि क्यों है, इसके लिए देखो, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो है 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, 5 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, तो हम बल लगा रहे हैं, दिशा भी दे रहे हैं और परिमाण भी है, डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है। तो ये क्या होगा, 5 न्यूटन के इधर, 5 न्यूटन के इधर, दोनों तरफ बल क्या हुआ, बराबर हुआ। तो ये वस्तु क्या होगी, अपने जगह स्थिर रहेगी। तो अगर एफ नेट निकालें, एफ नेट निकालेंगे तो क्या +5 और +-5, -5, ये क्या है, एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एफ नेट 0 हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल वैद्युत धारा के लिए लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई चालक है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, और वायर देखते हो, वायर में क्या होता है, कुछ वायर इधर चले जाते, कुछ वायर इधर चले जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक तार इधर गया, एक चालक इधर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 एम्पीयर ये और 5 एम्पीयर ये। अब क्या है कि एक बल्ब यहाँ लगा है, एक बल्ब यहाँ लगा है और एक बल्ब यहाँ लगा है। तो क्या होगा, इसमें दोनों बल्ब जलेंगे। ये 10 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है, क्या होंगे, दोनों बल्ब जलेंगे। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वहां पर क्या था, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। ये क्या, सदिश योग के नियमों का पालन कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारा है वो हमारी अदिश राशि क्या है, अदिश राशि। अब देखो सदिश राशि, अदिश राशि होने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये हम सदिश लिख देते हैं। ठीक है, ये अदिश लिख देते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण और दिशा, और तीसरा कंडीशन क्या, सदिश योग के नियमों का पालन, सदिश योग के नियमों का पालन। और इसमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है। तो हमारा यहाँ से जो निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो है वैद्युत धारा, परिमाण और दिशा तो है इसमें, लेकिन वो सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बल क्या था, सदिश योग के नियमों का पालन कर रहा था, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि थी। उसमें बल भी है, परिमाण भी था, दिशा भी था, और उनका जो सदिश योग के नियमों का पालन है वो भी 0 है। क्या है, एफ नेट क्या है, 0 है। तो ये सदिश योग के नियमों का पालन कर रहा है और ये नहीं कर रहा है। इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। इससे यहाँ क्लियर हो गया कि हमारा जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, क्लियर, इतना नोट करो। ठीक है, ये हो गया, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। अब आता है तात्क्षणिक वैद्युत धारा। तात्क्षणिक वैद्युत धारा मतलब किसी क्षण के लिए, तात्क्षणिक वैद्युत धारा। तो अभी हमने वहां क्या बताया था, आई एवरेज लिखा था, वहां पर हमने आई एवरेज लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पर 2 समय की, अगर जैसे दे दिया 5 सेकंड और 10 सेकंड दे दिया,
5 सेकंड और 10 सेकंड, तो T2 माइनस T1 हो जाता। अब यहाँ पर किसी एक समय पर वो एक निश्चित समय देगा, इस समय पर तात्क्षणिक वैद्युत धारा क्या होगा, तो वही हमारा क्या मतलब इस समय पर क्या जो क्षण इस क्षण का वैद्युत धारा होगा क्या होगा, तो उसी को बोलेंगे तात्क्षणिक वैद्युत धारा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा dq/dt, dq/dt। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा dq है और dt है, यहाँ पर q का हमने समीकरण वहां पर क्या क्या कराया था हमने, I इक्वल टू dq/dt डेल q/dt ये कराया था ना। तो यहाँ पर q के सापेक्ष q का t के सापेक्ष क्या किया है, q का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अवकलन। q का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये फार्मूला हमारा आ गया dq/dt। ये होगा क्या, हमारा तात्क्षणिक वैद्युत धारा। किसी एक समय, एक निश्चित समय दे देगा, उस पर जो हमारी वैद्युत धारा निकलेगी उसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक वैद्युत धारा। ठीक है, इसको नोट करो। अगला पॉइंट है वैद्युत धारा का मापन। वैद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा का मापन। तो वैद्युत धारा का जो मापन किया जाता है, वैद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है, एमीटर द्वारा किया जाता है। और एक चीज और, जो एमीटर लगाते हैं उसको हम पद में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और इससे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट है हमारा। क्या है, वैद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। कभी भी एक नंबर पूछता है वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, तो एमीटर में, या पूछ लिया कि किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा करते हैं और इसे सदैव हम परिपथ में क्या करेंगे, श्रेणी में क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, इतना नोट करना। अब अगला पॉइंट आता है वैद्युत धारा का कारण। ठीक है, वैद्युत धारा का कारण, वैद्युत धारा का कारण, वैद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। ठीक है, पहला आता है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है मुक्त आयन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, धारा किससे उत्पन्न होगा, आवेश के प्रवाह से। आवेश का प्रवाह कब होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, अगर जैसे हम कोई चालक ले लें, तो चालक में के लिए वो है, अगर हम प्लास्टिक ले लें उसमें हम तार लगाएं तो क्या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। उसी जगह पर हम कोई चालक ले लें, लोहा ले लें, उसमें हम तार लगाएं, क्या होंगे, उसमें आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब की गति करेंगे, इससे आवेश का प्रवाह होगा। आवेश के प्रवाह से क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। और अगर कोई चालक ले लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही तार लगाएंगे आवेश का प्रवाह होगा, आवेश के प्रवाह से वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये पहला कारण हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या आया है, मुक्त आयन। मुक्त आयन, अब जैसे नमक का डिब्बा ले लेते हैं, नमक का डिब्बा, उसमें हम तार ऐसे लगाए, करंट का फ्लो होगा उसमें, नहीं होगा। अगर ऐसे ही तार हम उसमें लगाएं तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसमें Na+ और Cl- क्या होते हैं, मिले होते हैं, पास पास में मतलब मिले होते हैं। लेकिन अगर उसी नमक को हम क्या करते हैं, पानी के साथ घोल दें, पानी के साथ घोल दें तो हमारा क्या होगा, Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएंगे और करंट का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, मुक्त आयन में क्या होगा कि NaCl लेते हैं, उसमें Na+ और Cl-
पास में होते हैं, जैसे ही उसको पानी के साथ घोलते हैं तो उसमें क्या होता है, Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे, और जैसे ही उसमें हम तार डालेंगे क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। ये इतनी चीज है वैद्युत धारा के बारे में। पहले हमने क्या बताया, वैद्युत धारा का डिफिनीशन बताया, ठीक है, उसकी मात्रक बताया, और क्या बताया, वैद्युत धारा का दिशा बताया, ठीक है। वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश क्यों है, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। उसमें परिमाण दिशा तो है, परिमाण दिशा है, लेकिन वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए अदिश राशि है। ये हमने वैद्युत धारा के बारे में इतना बताया है। और वैद्युत धारा को एमीटर द्वारा नापते हैं और उसे हम सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ताक्षणिक वैद्युत धारा बताया, ताक्षणिक वैद्युत धारा किसी एक समय दे देगा कि इस पर ताक्षणिक वैद्युत धारा क्या होगा, उसी को हमने बताया, ठीक है। ये वैद्युत धारा का इतना वैद्युत धारा की चीज में जो जानकारी थी बताया, ठीक है, वैद्युत धारा के बारे में। अब अगला है हमारा धारा घनत्व, ठीक है। अगला टॉपिक है धारा घनत्व, इसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई फिगर है, ऐसे अब क्या हमने क्या कर दिया इसमें, यहाँ पर धारा जब प्रवाहित किया I1, यहाँ पर आया I2, यहाँ पर आया I3, तो ये बताओ इसमें धारा कितना होगा, I1, I2, I3 या I1, I2, I3 या I1 बराबर I2 बराबर I3, कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा इसमें? इसमें क्या होगा, ये तीसरा कंडीशन क्या होगा, फॉलो करेगा। क्यों, जैसे कोई पाइप ले लो, हम उसमें 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, पाइप कैसा भी हो, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके, चाहे इस तरीके से, उसमें निकलेगा 10 लीटर पानी ही, क्या निकलेगा, 10 लीटर ही पानी। वैसे यहाँ पर हमने क्या किया, धारा दिया, तो यहाँ पर रास्ता एक ही है जाने का, रास्ता एक ही जाने का, तो क्या होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा सब जगह सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, क्या हो गया, A3 हो गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल देखो, यहाँ पर कम है, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा है। अब क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस सब के बराबर आई है, ठीक है, कि सब जगह आई सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम निकालें I/A का मान, तो I/A1 होगा, I/A1 होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो है क्षेत्रफल क्या है, कम है, क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल जब कम है तो I का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है। जैसे क्षेत्रफल हम ले लिए कुछ 2 ले लिए, तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या कर दें, I/A2, अब यहाँ पर A2 का मान ज्यादा है, A2 का मान ज्यादा है, तो यहाँ पर A2 का मान ज्यादा है, तो हम अगर यहाँ ले लें क्या, 3 ले लें, तो 0.33 आएगा, उससे कम। अब यहाँ पर क्षेत्रफल A3 है, यहाँ पर क्या करें, I/, हम क्या कर दें, 4 कर दें, क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो जैसे जैसे क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ता गया, I कम हो गया। तो ये कमी किसमें हो रही है, कमी हो रही है हमारे धारा घनत्व में, क्योंकि जो धारा घनत्व होता है वो I/A होता है, ठीक है। किसी चालक के प्रत्येक बिंदु से अभिलंबवत, प्रत्येक बिंदु से क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। यही जो I/A होता है वही हमारा J होता है, क्या होता है, I/A होता है, जो उसी को हम बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व की डिफिनीशन हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये हटा देना, ये समझ आ देना। तो धारा घनत्व किसी चालक के
किसी बिंदु से किसी चालक के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली किसी बिंदु से, यहाँ थोड़ा हो गया, किसी बिंदु से प्रति एकांक, किसी बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी चालक के किसी बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं जे से, जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं और इस पर क्या है, वेक्टर ए है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश। अब जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। अब इसमें क्या है, जो है धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा प्रवाहित की जा रही है। तो धारा देखो यहाँ पर क्या है, धारा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, डायरेक्शन सेम है। क्या है, दिशा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर हम धारा और वेक्टर ए क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण देखें, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समांतर है। क्या है, समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि जो है धारा आई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच कोण 0 डिग्री होगा यहां से। ठीक है, अब जो ये तो हो गया क्षेत्रफल सदिश और धारा आई के बीच। अब जो हमारा जो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल और वैद्युत धारा के बीच हमने क्या कहा था, यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले, क्या, अभिलंबवत गुजरने वाले। तो क्या होगा, जो हमारा क्षेत्रफल है और धारा है उनके बीच कोण क्या हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो धारा आई तथा क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल हमारा पूरा ये है ना, ये हमने लिया है, क्षेत्रफल ए के बीच कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो जब क्या धारा अविलंबवत गुजर रही हो। ठीक है, धारा अविलंबवत गुजर रही हो तब ये कंडीशन है कि धारा और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, तो उनके बीच कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरे में धारा और क्षेत्रफल एक के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा जब अविलंबवत धारा गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है जो धारा घनत्व की दिशा होती है वो वैद्युत धारा की दिशा में होती है। धारा घनत्व की दिशा क्या होती है,
वैद्युत धारा की दिशा में, धारा घनत्व की दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा, धारा घनत्व की दिशा वैद्युत धारा की दिशा में होती है। और ये एक प्रकार क्या सदिश राशि है, क्या है, यह सदिश राशि है, या सदिश राशि है। ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, ये इतना हो गया। अब जैसे ही क्या, जो हमारा क्षेत्रफल है इस तरीके ना दिया हो, इस तरीके से अगर दिया हो, तिरछा कर दिया हो ऐसे, तो हमारा क्षेत्रफल सदिश तो अभिलंबवत ही होगा। क्या होगा, अभिलंबवत ही होगा। ये तो ऐसे ही रहेगा वेक्टर के। ठीक है, अब क्या है कि इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे, धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, एक थोड़ा तिरछा हो गया ना, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा हम मान लेते हैं थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। अब ये थीटा किसके बीच बन रहा है, धारा और क्षेत्रफल के बीच, धारा और क्षेत्रफल के बीच। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, जो है थीटा क्या हो जाएगा, धारा तथा क्षेत्रफल, ये जो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल के बीच कोण। ठीक है, बीच कोण। अब क्या करते हैं हम इसको, अभी अभी हमने बताया था J इक्वल टू क्या होता है, I1 वेक्टर A। अगर क्षेत्रफल सदिश लेते हैं तो J इक्वल टू I1 वेक्टर A। अब यहाँ से हम जो ये हमारा क्या है, थीटा है, अब वेक्टर A को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। किसमें, दो घटक में विभाजित करते हैं। तो कैसे, ये वेक्टर A होगा, क्या होगा, वेक्टर A। अब इसमें जो कंडीशन होता है, अगर कोण इधर है, जिस साइड कोण होगा उस साइड हम क्या करेंगे, cos थीटा लेंगे, और जिस साइड कोण नहीं होगा उस साइड हम sin थीटा लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा। क्या लिखते हैं, a cos थीटा, और इसको a sin थीटा। जिस साइड कोण रहेगा, थीटा रहेगा, उसे हम a cos थीटा रखेंगे। या ऐसे हो जाता इस तरीके से कि थीटा यहाँ आ जाता, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, a cos थीटा और यहाँ a sin थीटा वेक्टर, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर a का वैल्यू निकालें, वेक्टर a का वैल्यू निकालें, तो वेक्टर a की जगह हम क्या रख सकते हैं, a cos थीटा। क्या रख सकते हैं, a cos थीटा वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, j इक्वल टू आई अपान a cos थीटा होगा, j इक्वल टू आई अपान a cos थीटा होगा, इतना होगा। अब क्या i निकालते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे ए cos थीटा, जे ए cos थीटा। और फर्स्ट ईयर में सदिश विश्लेषण में एक फार्मूला पढ़ा होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। यहाँ पर क्या है, जे ए cos थीटा है, क्या है, जे ए cos थीटा है। तो a i इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। इसका मतलब यहाँ से भी क्या निकल रहा है, दो सदिशों का डॉट बन क्या होता है, अदिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वैद्युत धारा जो है हमारी अदिश राशि है। यहाँ से भी क्लियर हो गया कि वैद्युत धारा अदिश राशि, वहां से भी हमने क्लियर किया था कि इसमें जो है ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए ये अदिश राशि है। बल्कि इसमें परिमाण और दिशा होते हैं, लेकिन सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। अब उसी जगह पर अगर हम फोर्स ले लेते हैं तो वो तीनों चीजों का पालन करता है, परिमाण, दिशा और सदिश योग के नियमों तीनों का पालन करता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारा वैद्युत धारा वो एक अदिश राशि है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर इसी में दे दिया जाए कि अल्पांश क्षेत्रफल, क्या दे दिया जाए, छोटा अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल दे दिया जाए। अल्पांश क्षेत्रफल मानते हैं क्या दे दिया है, डीए दे दिया गया, वेक्टर डीए दे दिया गया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आई इक्वल टू, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है,
क्या है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। डी ए क्या है हमारा, अल्पांश क्षेत्रफल है, क्या है, और जे क्या है, धारा घनत्व है। यहाँ से फार्मूला क्या निकला, आई इक्वल टू वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर डॉट वेक्टर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए। ये अल्पांश क्षेत्रफल के लिए हम वैद्युत धारा का